विधवा हुए मुझे 11 साल हो चुके थे। मेरी ना तो कोई औलाद था और ना ही मैंने अपनी दूसरी शादी किसी और से की थी। बस घर में मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों ही रहते थे। मेरे पति के गुजरे 11 साल हो गया था, लेकिन मुझे उनसे बहुत प्यार था, इसीलिए रोज रात को मैं सोते समय उनका शर्ट को अपने साथ लेकर सोती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा था। जब मैं रात भर सोकर सुबह को जगती तो मुझे चक्कर आने लगता और मेरे पेट में भी अजीब सा दर्द रहता था। एक दिन जब मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे बोला कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। ये सारी बातें सुनकर तो मैं एकदम से हैरान ही हो गई थी, क्योंकि मैं तो 11 साल से विधवा थी और तो और मेरे घर पर कोई मर्द भी नहीं था। फिर जब मैं घर पहुंची तो उस रात में मैं बहुत बेचैन सी थी और अपने पति की शर्ट अपने गले से लगाकर बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मुझे कुछ चुभने सा महसूस हुआ। और जब मैंने शर्ट की जेब में अपना हाथ डाला तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि वहां तो मेरा नाम मोनिका है। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। आज मेरी बड़ी बहन कोमल दीदी की शादी थी, इसीलिए घर पर हर तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ था। वो हम सब भाई और बहनों में से बड़ी थी, उनसे छोटी मैं थी, फिर मेरी एक और छोटी बहन थी और उसके बाद हमारा एक छोटा भाई था। हमारे घर पर ये पहली शादी थी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने जीजू से जूता चुराई के रस्म में पूरे 6,000 लूंगी और वो पैसे अपनी छोटी बहन में बांट लूंगी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे और सरकारी नौकरी करते थे, जिसमें उनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी थी। शादी में मैंने एक गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था और मैं जीजू के जूते चुराई की प्लानिंग कर ही रही थी कि अचानक माँ मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैंने माँ को ध्यान से देखा तो वो रो रही थी। उनकी आंखें लाल और सूजी सूजी सी लग रही थी। मैंने माँ को रोता देख उनसे पूछा कि क्या बात है माँ, आप इतना परेशान क्यों हो, सब ठीक तो है ना? मेरी बातें सुनकर माँ के आंसू और बहने लगे। उन्होंने रोते हुए मेरे हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। जब मैंने उस लेटर को खोल कर देखा तो मेरा तो होश ही उड़ गया था। उस लेटर में कोमल दीदी ने साफ साफ लिखा था कि माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझ में अब और बर्दाश्त करने की जरा भी हिम्मत नहीं है। मैं आज अपने दिल की बातें इस लेटर में आपको बता रही हूँ। लेटर में लिखा था कि मैं अभिषेक से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने अंदर दबा लिया था, पर आज मुझे उसने बताया कि अगर मैं उसके साथ ना भागी तो वो अपनी जान दे देगा। माँ, मैं अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। मुझे पता है कि आपकी और हमारी घर वालों की बहुत बदनामी होगी, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझ पाएं। मैं तो कोमल दीदी का ये लेटर पढ़कर डर के मारे कांपने लगी थी। माँ बोली, मोनिका, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन की काली करतूतों के बारे में पहले से पता था? मैं बहुत रोने लगी और माँ से बोली, माँ, आपकी कसम, मुझे इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, नहीं तो मैं कोमल दीदी को इस घर से कभी भागने ही नहीं देती। माँ फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखना कि कैसे तुम्हारे बाप की इज्जत सबके सामने नीलाम हो जाएगी। मोनिका, अब हम क्या करें? हमारे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं भी माँ को पकड़कर रोने लगी। थोड़ी ही देर में माँ ने मुझे एक उम्मीद के साथ कहा कि मोनिका बेटी, तुम आज अपने बाप की इज्जत बचा लो, अपनी बड़ी बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। माँ की बातें सुनकर मैं एकदम दंग रह गई थी। मैंने माँ से कहा, पर माँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर मैं आपकी बात मानकर शादी के लिए तैयार भी हो जाऊं, आप जरा खुद ही सोचो कि मैं जब दुल्हन बनकर ससुराल में जाऊंगी तो उन्हें जब इस बात का पता लगेगा कि मैं कोमल नहीं मोनिका हूँ, तो वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वो लोग तो मेरा वहाँ पर जीना मुश्किल कर देंगे। माँ बोली, पर बेटी, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगी या फिर दुल्हन बनकर मंडप में बैठना चाहोगी। जब मेरी नजर दुल्हन के जोड़े पर पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर ये धोखा तो मुझे कैसे भी करके अपने ससुराल वालों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। आखिर मैं कर भी क्या सकती थी? शादी के बाद ससुराल पहुंचकर मैंने अपना घूंघट जरा भी नहीं हटाया।
मैं घूंघट में ही सारी रस्मों में रोती रही। मेरे मन में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था कि जब मेरा दूल्हा मेरा घूंघट उठाकर देखेगा तो वो मेरे साथ कैसे पेश आएगा। कहीं गुस्से में मेरे पर हाथ ना उठा दे, या फिर शायद वो अपने कमरे में अपने घर वालों को बुला लेगा और फिर सब मेरे पर बरस पड़ेंगे। शादी के बाद मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देकर विदा किए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि मैं कोमल नहीं मोनिका हूँ। कुछ ही देर बाद मेरी सास मुझे मेहमानों के साथ बैठा दी और वो कुछ रस्में पूरी करने के लिए चली गईं। जब अभिषेक मेरे पास आए तो मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर अभिषेक से बोली कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। इस पर अभिषेक ने अपनी माँ से बोल दिया कि माँ, आप सब बाकी की रस्में कल सुबह कर लेना, अभी मोनिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उनकी माँ को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अभिषेक के कमरे में ले जाकर बैठा दिया। कुछ ही देर बाद अभिषेक भी मेरे कमरे में आ गए थे और जब उन्होंने मेरा घूंघट हटाया तो वो मुझे दुल्हन के जोड़े में देखकर एक पल के लिए चौंक गए थे। उन्होंने तो मुझसे कोई बात ही नहीं किया। अचानक थोड़ी देर बाद जो उन्होंने कहा उससे तो मेरी रूह ही कांप गई। वो बोले कि तुम कोमल की छोटी बहन मोनिका हो ना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो बोले कि तुम इस तरह क्यों रो रही हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कुछ तो बोलो। मैं रोते हुए बोली कि कोमल दीदी आज ही घर को छोड़कर भाग गई हैं। हम लोगों को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। वो पहले ऐसी कभी भी नहीं थी कि हम लोग उन पर शक करें। माँ ने दीदी का लेटर मुझे लाकर दिया जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो किसी और लड़के से प्यार करती हैं, इसीलिए वो घर को छोड़कर उनके साथ भाग रही हैं। उस समय माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने पापा की इज्जत की चिंता करते हुए मुझे दुल्हन की जोड़ा पहनाकर मंडप में बैठा दी। अभिषेक अपना सिर पकड़े हुए थे। वो बोले, अच्छा, तभी पंडित जी फेरे लेते वक्त कोमल का नहीं बल्कि तुम्हारा नाम मोनिका ले रहे थे। मुझे थोड़ा शक तो हुआ था पर मैं नजरअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि शायद ये कहीं मेरा वहम हो। मैं बोली, वो माँ ने पंडित जी को पहले से ही सब बता दिया था कि मैं मंडप में मोनिका को भेज रही हूँ। पंडित जी को सब पहले से ही पता था, इसीलिए वो मेरा नाम ले रहे थे। इतना कहकर मैं रोने लगी। तब उन्होंने कहा कि तुम इतनी डरी हुई और घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं है? मैंने कहा, मुझे ये शादी मंजूर है कि नहीं, उस वक्त तो मुझे सिर्फ इसी बात की टेंशन थी कि जब आप सबको पता चलेगा कि मैं कोमल नहीं मोनिका हूँ, जब आप और आपके घर वाले मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। अभिषेक बोल रहे थे कि मोनिका, तुम एक नेक और साफ दिल की लड़की हो और इस बात का सबूत यही है कि तुमने अपनी बड़ी बहन की गलती को ठीक करने के लिए तुमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुमने आज अपने माँ पापा की बदनामी के साथ साथ हमें भी बदनाम होने से बचा लिया है, क्योंकि अगर आज ये बारात खाली वापस लौट जाती तो हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अभिषेक कहने लगे कि मोनिका, तुम्हारे दिल एकदम साफ है और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो उनकी ऐसी बातें सुनकर दंग ही रह गई थी कि क्या कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है। अब जाकर मुझे थोड़ा राहत महसूस हुआ। तब अभिषेक ने अपना हाथ जेब में डाला और अपना फोन निकाल कर मुझे देते हुए बोले कि ये लो फोन और तुम अपने घर पर बात करके अपनी माँ को बता दो कि अभिषेक को सब सच पता लग गया है। वहाँ वो भी बहुत परेशान होती होंगी, उनसे बात करके उन्हें दिलासा दे दो। अभिषेक की बातें बिल्कुल सच निकली। जब मैंने माँ को फोन किया था तो उनका रोते रोते बुरा हाल हो रखा था। जब से तुम इस घर से विदा होकर गई हो तब से मेरी जान सूली पर लटकी हुई है। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही फोन करके मुझे बताया। सच जानने के बाद अभिषेक बेटा ने तुम्हें क्या कहा बेटी? मैंने कहा, सच जानने के बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, पर जब मेरा सच उनके घर वालों के सामने आया तो उन सब ने इस रिश्ते पर बहुत ऐतराज किया। मेरी सास तो कह रही थी कि बेटा तुम टेंशन ना लो और इसे फौरन तलाक देकर इसको अपने घर भेज दो। आखिर उसके माँ बाप को भी तो पता लगना चाहिए कि यहाँ बेईमानी नहीं चलेगा। ये तो वही बात हो गई कि हम कपड़ा लेने कोई और गए और दुकानदार ने हमें दूसरा कपड़ा पैक करके दे दिया। तब अभिषेक ने ही उन सबको यकीन दिलाया था कि कोई बात नहीं, मोनिका एक अच्छी लड़की है, बल्कि मोनिका तो मुझे कोमल से भी अच्छी लगी। अब अगर आप सबने कोई उसके साथ बुरा सलूक किया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। अभिषेक ने शादी के बाद एक अच्छा सा रिसेप्शन पार्टी भी करवाया था। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, पर मैंने अभी भी महसूस किया था कि मेरी सासू माँ मुझसे अभी भी उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। अभिषेक ने अपनी माँ को अच्छे से समझा बुझाकर मजबूर कर दिया था
कि वो मेरे साथ अच्छे से रहें। तब मेरी माँ का भी दिल पिघल गया था। अब हम दोनों में बहुत प्यार बढ़ गया था। मेरे पति अभिषेक यूपी पुलिस में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में तैनात थे। उनकी ड्यूटी बहुत सख्त थी। 24 घंटों में उन्हें कभी भी बुला लेते थे। शादी के टाइम उन्होंने 1 महीने का छुट्टी ले रखा था। उसमें उन्होंने मुझे खूब घुमाया और बहुत सी शॉपिंग करवाई, जो कि मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा था। फिर वो छुट्टी खत्म होते ही अपने ड्यूटी पर वापस चले गए। अभिषेक के जाने के बाद भी मेरी सासू माँ मेरे साथ अच्छे से रहती थी। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे बातों ही बातों में कहने लगी कि बहू, अब तो मेरा बेटा भी ड्यूटी पर चला गया है, पर तुमने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मैं अपनी सासू माँ की बातें सुनकर एकदम चुप सी हो गई। फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं माँ जी, अभी तो खुशखबरी वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर वो उदास हो गई और कहने लगी कि बहू, अभिषेक की ड्यूटी ऐसी है कि उसकी ड्यूटी बहुत खतरनाक जगह पर है और वहाँ पर उसके बहुत से दुश्मन भी बन गए हैं, क्योंकि वो किसी से भी रिश्वत नहीं लेता और वो बहुत ईमानदार बेटा है। भगवान करे कि मेरी भी उम्र उसको लग जाए। लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि अगर देश की रक्षा और फर्ज की बात आए तो वो 1 सेकंड की भी देरी ना करे और अपनी जान की बाजी लगा दे। इसीलिए मेरी इच्छा है कि मेरे बेटे की एक निशानी हमारे साथ हो। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा उठी और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, भगवान के लिए आप ऐसी बातें ना करें। तब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा था कि तुम सदा सुहागन रहो बेटा। फिर वो बोली कि बेटा, तुम एक काम करो कि कुछ सालों के लिए तुम अभिषेक के पास ही रहने के लिए चली जाओ। माँ जी की बातें सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ जी इतनी अच्छी हो सकती है और कभी ऐसा भी कह सकती हैं। पर मैं बहुत खुश थी और अभिषेक के पास जाने के लिए अपना सामान रात में ही पैक कर रही थी। अभिषेक ने फोन किया कि मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मोनिका, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए आ रही हो। बातें करते करते हम सब सो गए। अगले सुबह अभिषेक के नंबर से लगातार फोन आया था। जब मैंने फोन उठाई तो किसी और ने हेलो बोला, लेकिन हेलो की आवाज मेरे पति की नहीं थी। मैं थोड़ा घबरा गई और बोली, जी कौन? उन्होंने कहा कि आप अभिषेक के घर से बात कर रही हैं। मैंने कहा, हाँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, बताइए क्या बात है। वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और फिर बोला कि अभिषेक शहीद हो गए हैं और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये बात सुनकर मेरी तो रूह कांप उठी और मेरे हाथों से फोन गिर गया। तभी मेरी सास ने मुझे संभालते हुए फोन उठाया तो मेरी सास को भी ये खबर सुना दी गई। मेरी सास भी खबर सुनते हुए बहुत रोने लगी और रोते रोते बोल रही थी कि अभिषेक वीर गति को प्राप्त हो गया है। अगर मेरे 10 बेटे भी रहते तो मैं इस देश के लिए उनको भी कुर्बान कर देती। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है और मैं एक शहीद बेटे की माँ हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं एकदम टूट सी गई थी और उन्होंने मुझे भी कहा था कि बेटी, तुम जरा भी आंसू ना बहाओ कि तुम्हें देखकर कोई अपने बेटे या कोई पति को इस देश की रक्षा के लिए ना भेजे। तुम्हें बहुत मजबूत बनना है ताकि लोग तुम्हें देखकर प्रभावित हो सके। तुम एक शहीद की पत्नी हो। आखिरकार मैंने अपने दिल को मना लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे आज भी बहुत मोहब्बत करती थी। इसीलिए मैं उनके शर्ट को रोज रात को लेकर अपने साथ ही सोती थी। मुझे विधवा हुए 11 साल हो गए थे। धीरे धीरे अब मेरी सासू माँ बूढ़ी होने लगी थी। मेरे घर वाले मेरी सासू माँ और मुझसे मिलने घर पर आए हुए थे तो वो मुझे ले जाने की बातें करने लगे और कहने लगे कि मेरी बेटी अभी जवान है और इस दुनिया में वो अकेले कैसे गुजारा कर पाएगी। अगर आप राजी हो तो उसे दूसरी शादी करने के लिए हमें आज्ञा दे और हमें अपनी बेटी ले जाने की अनुमति दे। मेरी सासू माँ ने कहा, जी बिल्कुल, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप मेरी बहू की शादी करेंगे तो मुझे जरूर बुलाएं। मैं अपनी बहू को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ। मैंने उनकी बातें सुनकर तुरंत उन्हें मना कर दिया और मैंने अपने माँ पापा के साथ साथ अपनी सासू माँ को भी अपनी कसम दिया कि वो मुझे आज के बाद कभी भी शादी के लिए ना बोले। मेरे पति अभिषेक ने मुझे कहा था कि मैं माँ का ख्याल रखूं और मैं मरते दम तक दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगी। मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। अभिषेक की यादें ही मेरे लिए काफी है। मेरी बातें सुनकर मेरे माँ पापा थोड़ा दुखी हो गए और वहाँ से चले गए। मेरी सासू माँ और हम दोनों ही घर पर रहते थे।
मैंने सासू माँ से कहा था कि माँ जी मैं बाहर कोई काम देख लूंगी, लेकिन मुझे बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अभिषेक की पेंशन आने लगी थी जिसमें हमारा घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। हम सास बहू दोनों अच्छे से रह रहे थे कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे उल्टियां और पेट में दर्द रहने लगा। जब मेरे पेट में ज्यादा दर्द होना शुरू हुआ तब मैं और मेरी सासू माँ दोनों अस्पताल दिखवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बातें सुनकर हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि मैं तो विधवा थी और मेरे पति के मरे 11 साल हो चुके थे। फिर ये कैसे हो सकता था? और हमारे घर पर तो कोई मर्द भी नहीं रहता था। फिर हम दोनों घर पर आए तो जब हम लोग घर पर आ रहे थे तब रास्ते में हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं किया था। मेरी सासू माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि अभी तुम जवान हो और तुम्हें भी किसी की सहारे की जरूरत है। तुम इस बच्चे के बाप को बुला लो और तुम डरो नहीं, मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी मैं अभिषेक की कसम खाकर बोल रही हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि मैं कैसे माँ बन गई। शायद डॉक्टर झूठ बोल रहा होगा। फिर माँ जी ने कहा कि पता नहीं किसकी बुरी नजर हमारे घर पर लगी हुई है। चलो अब हम इस बात की पता लगाकर ही रहेंगे। बेटे तुम इस रात को नहीं सोना और मैं भी नहीं सोऊंगी। देखते हैं कि ये करतूत किसकी है और कौन हमारे घर पर आ जा रहा है। मैंने माँ जी को हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि जी माँ जी। रात में जब हम सो रहे थे मैं अपने पति का शर्ट लिए हुए सो रही थी। मुझे नींद आ गई तो अचानक मैंने देखा कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है। जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई क्योंकि वो मेरे पति थे। मैं चुपचाप खड़ी रही और उन्हें देखती ही रह गई। तभी मेरी सासू माँ आई और उनकी नजर जब अभिषेक पर पड़ी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अभिषेक को गले लगा ली और कहने लगी कि कहाँ चला गया था बेटा तू? तुम्हें पता है कि हम लोग एक एक पल कैसे घुट घुट कर जी रहे थे। ये सब सुनकर अभिषेक कहने लगा कि माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन माँ आपको तो पता ही है कि मेरा काम इस देश के दुश्मनों की जासूसी करना होता है। उस समय जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे सर को खबर हो गई थी कि हमारे देश में दुश्मन घुस गए हैं जो हमारे राज्यों पर कब्जा करके अपने देश में फितना फिसाद फैलाना चाहते हैं। मैं एक ईमानदार जासूस था, इसी वजह से मुझे ड्यूटी पर फौरन बुला लिया गया था। सब कुछ सही चल रहा था कि आपने ये खबर सुनाई कि मोनिका को आप मेरे पास रहने के लिए भेज रही हैं। इसीलिए मुझे अपनी मरने की झूठी खबर आप सबको सुनानी पड़ी। इस मिशन पर मेरे साथ एक और लड़का था, वो शहीद हो चुका था, उसका कोई ना था और उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसीलिए मैंने बुलवा दिया था कि वो मेरी ही लाश है। उस मिशन पर तो मेरे बचने की कोई उम्मीद न था और मैं घर पर अपनी मौत की झूठी खबर सुनाकर पूरी जासूसी कर रहा था। मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया था और उस मिशन में कामयाब हो गया था और फिर मैं घर वापस लौटना चाहता था, पर मैं आपसे और मोनिका से शर्मिंदा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब मोनिका माँ बन जाएगी तब आप उसके बाप को ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच ही जाएंगे और वैसा ही हुआ। माँ आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप मेरे बच्चे की दादी बनने वाली हो। माँ बेटे दोनों खुश थे। जब सासू माँ कमरे से चली गई तब अभिषेक मेरे पास आए और कहने लगी, मोनिका क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैं उन पर बरस पड़ी और कहने लगी कि मैंने 11 साल विधवा बनकर आपकी यादों में बिताए हैं, क्या इतना कम है? अभिषेक बोले, तुम एक सच्ची और नेक दिल की लड़की हो। मेरे ना रहने पर भी तुमने मुझसे ही प्यार किया, पर एक बार मैंने तुम्हें अपना लिया था जब तुम इस दुनिया से हार चुकी थी और मुझसे शर्मिंदा थी। आज मैं भी तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी अपना लो ना। अभिषेक की बातें सुनकर मेरा दिल रो पड़ा था और मैं उन्हें गले से लगा ली और उन्हें माफ कर दी। कुछ ही महीनों बाद में मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी और हम सब बहुत खुश थे और मैं बस भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने मेरे पति अभिषेक को सही सलामत वापस लौटा दिया था और उनके ना रहने पर मेरे कदमों को बहकने से भी रोक लिया था। नहीं तो शायद आज मेरी किस्मत में इतनी खुशियां नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।